शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में ही बताऊंगा। उसका 2 वीडियो बन चुका है, ये तीसरा वीडियो है जो कि हमारा 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, और ये मैंने भाग 3 लिख दिया है। तीसरा पार्ट ये बन रहा है। इसमें आज हम 7 पॉइंट के बारे में बताएंगे। बगल में मैंने पुनर्वसु नक्षत्र की जो आकृति आसमान में दिखाई देती है उसके 4 तारे हैं, और वो भवन जैसे, घर जैसे, हाउस जैसे आकृति दिखाई देती है। इसको मैंने बगल में बना दिया है जिससे समझने में आसान हो कि यह पुनर्वसु नक्षत्र ही है। अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। आज की विषय वस्तु में पहला है नामाक्षर। ये नामाक्षर का क्या मतलब है? जब लड़का पैदा होता है किस अक्षर से उसका हम नामकरण करें, यही नामाक्षर है। ये अकौहड़ा चक्र का एक ये पार्ट है, उसमें दिया गया है कि कौन सा अक्षर कौन से नक्षत्र के किस चरण में है। जब मैं अवकाहड़ा चक्र बताऊंगा तो उसको विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक मैथमेटिक्स है, गणित है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जो पहले नक्षत्र में जातक या पहले चरण में पैदा हुआ, पुनर्वसु के पहले चरण में, वो के से आता है, उसका नाम के से रखा जा सकता है। जैसे केवट, केवल, कैलाश, इसमें ह्रस्व और दीर्घ कोई भी मात्राएं हो सकती हैं। नामकरण के बहुत सारी चीज़ों पर नामकरण होता है। ये अवकाहड़ा चक्र भी एक उसमें है। ये हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है, वैदिक साहित्यों में ये नहीं है। ये मध्य जो अपना ये मध्यकाल है, 1400, 1500, 1600 ईस्वी में ये अवकाहड़ा चक्र आया है। इसके पहले हमारे वेदों और शास्त्रों में अवकाहड़ा चक्र का नाम भी नहीं है। नाम नक्षत्रों पे रखे जाते थे। जैसे मघा नक्षत्र है तो माघ, जैसे आपने माघ कभी सुना होगा, या किसी का चित्रा नाम है, किसी का स्वाति नाम है, किसी का विशाखा नाम है। तो नक्षत्रों पे नाम रखे जाते थे, या नक्षत्रों के देवता पे नाम रखे जाते थे। अवकाहड़ा चूँकि अब हमारे ज्योतिष में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष का ये पार्ट नहीं है। तो उस चीज़ को मैं बाद में विश्लेषण करूँगा, विस्तृत व्याख्या करूँगा। अभी इतना जान लीजिए कि ये अवकाहड़ा चक्र का जो पहला चरण होगा वो के से आएगा, और जो बच्चा दूसरे चरण में होगा वो को से आएगा। जैसे कोमल, उसका नाम हो सकता है कोविद, कोतवाल, इस टाइप का नाम। जो तीसरे चरण में पैदा हुआ वो हा या ह से होगा। मैं बोला ह्रस्व और दीर्घ कोई हो सकता है। जैसे हस हुआ हरि, हरिलाल, हरिनारायण, हरीश, हर्ष, हाथी, इस टाइप के जो नाम हैं वो जो तीसरे चरण में पैदा होगा। और जो ये पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ, उसमें अवकाहड़ा चक्र के अंतर्गत कौन सा अक्षर आएगा? ही। वो ह्रस्वी भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है। जैसे हीरा, हीरा लाल,
हिमांशु, हिमालय, हीना, इस टाइप के नाम। तो शायद आपको नामाक्षर समझ में आ गया होगा। ये अवकाहड़ा चक्र से संबंधित है, ये जो उसमें अक्षर दिए गए हैं। दूसरा इसमें है पद विचार। पद विचार हमारा नवांश से मतलब होता है, नवांश कुंडली जान लीजिए, उससे मतलब होता है। ये जो चारों चरण हैं 4 राशियों में आते हैं नवांश में। जो पहला चरण होता है 20 अंश से लेकर के जो मिथुन राशि में आता है 23-20 तक होता है। ये मेष राशि के चरण, मेष राशि में के नवांश में आता है। अब उस नवांश में आने का क्या मतलब हो जाता है, उसमें चूंकि यह मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, ये पुनर्वसु नक्षत्र, इसका 3 चरण मिथुन राशि में आता है। तो बुध तो उसका काम करता ही है। जो इसका प्रथम चरण है उसमें जो मेष राशि का मंगल भी है, उसके भी द्रव्य गुण इस जातक या जातिका में आ जाते हैं। जो लड़का लड़की प्रथम चरण में पैदा होता है उसमें बुध के भी आ जाएंगे और मंगल के भी गुण आ जाएंगे। यानी वह वक्ता भी होगा, इंजीनियर भी हो सकता है, आईटी क्षेत्र में भी जा सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, और वह सैनिक भी हो सकता है, क्योंकि मंगल वो सेनापति होता है। तो उसमें पृथ्वी का भी वो काम करता था, भूमि से रिलेटेड, क्योंकि वो मंगल भूमि पुत्र ही है। तो शायद आपको पद विचार में पहला चरण समझ में आ गया होगा। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ, दूसरा चरण मिथुन राशि में कहाँ से कहाँ तक आता है, 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक आता है। ये हमारे मिथुन राशि में आता है। तो पद विचार में किस नवांश में जाएगा, वो वृष नवांश में जाएगा। अब वृषभ राशि के देवता कौन है, या वृषभ राशि का स्वामी कौन है, राशिश शुक्र। तो जो दूसरे चरण में पैदा होगा उस पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा और बुध का भी प्रभाव रहेगा। और चूंकि बृहस्पति इसका नक्षत्र स्वामी ही है, नक्षत्रपति ही है, तो बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा। तो 3 देवता उस पर रहेंगे। यानी वह शुक्र वासना प्रधान ग्रह होता है, उसमें वासना अधिक रहती है, और वो सजने संवरने का काम करता है। वो कपड़े का व्यवसायी होता है, कपड़े का कारोबार, रत्नों का कारोबार। तो जो जातक या जातिका रहेगा उसके अंदर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, वो टिप टाप से रहना पसंद करेगा, और वक्ता तो रहेगा, ज्ञानी तो रहेगा, क्योंकि बुध भी उसमें है, और बृहस्पति है तो धर्म कर्म में भी विश्वास करेगा वो। यानी जो दूसरा चरण है वो वृष राशि की नवांश में गया, तो उसके राशिश हो गए शुक्र। शुक्र का प्रभाव उस जातक और जातिका में पड़ता है। यही पद विचार का मतलब है। और जो तीसरे चरण में पैदा हुआ, तीसरा चरण हुआ तो मिथुन राशि में गया, उसकी नवांश मिथुन राशि की हुई, और उसके जो राशिश हो गए बुध हो गए। एक तो ऑलरेडी इसका तीसरा चरण मिथुन राशि में बुध है, दूसरे इसका नवांश भी बुध में गए, यानी डबल बुध हो गए, डबल बुध और गुरु। तो डबल बुध होने के कारण बढ़िया वक्ता हो सकता है, बढ़िया पुस्तक प्रेमी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, क्योंकि बुध व्यवसायी भी है, क्योंकि डबल बुध आ गए उसके, तो उसकी बुद्धि डबल हो गई जान लीजिए। तो उसके ऊपर बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा और बुध का भी प्रभाव रहेगा। और
जो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण हैं। चौथा चरण किस नवांश में जाता है? कर्क के नवांश में जाता है। पहला मेष में गया, दूसरा वृष में गया, तीसरा मिथुन में गया, चौथा चरण कर्क के नवांश में गया। अब उसका राशि कौन होता है? चंद्रमा। तो जो चौथे चरण में आएगा उसके ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा, बुध का भी प्रभाव रहेगा और गुरु का भी प्रभाव रहेगा। गुरु के कारण वो धार्मिक प्रवृत्ति क्या रहेगा? ईश्वर का भक्त रहेगा, सदाचारी रहेगा, सत्यवादी रहेगा। और बुध के नाते वक्ता रहेगा, पुस्तक प्रेमी रहेगा, वाणी उसकी अच्छी होगी। और चंद्रमा के नाते वो चंचल भी होगा, क्योंकि चंद्रमा चलता बहुत तेज है लेकिन सौम्य विचारधारा का होगा। तो इस प्रकार से ये पद विचार आपको समझ में आ गया होगा कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण के किस नवांश में जाते हैं और उसका जातक और जाने पर जातक और जातिका पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी उस जाने का महत्व क्या, हम क्यों इसको जाने। तो उसमें एक देवता का प्रभाव और हो जाता है तो जातक और जातिका में गुण और मिल जाते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट आया, अमृत घटी और विष घटी। हर नक्षत्रों की अपनी अपनी अमृत घटी और विष घटी होती है। यहाँ पर अमृत घटी अगर 60 घटी का दिन रात मिला करके होता है, अहोरात्र 60 घटी का है, तो 54 घटी से लेके 58 घटी तक अगर कोई काम किया जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र की वो अमृत घटी होती है। यानी वहाँ पर काम अगर 54 से 58 माने मॉर्निंग नाइट में 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे अब दिमाग में बैठा ले, क्योंकि 56 से 58 वो 54 से 58 वही होगा 4 से 5 बजे के करीब। तो अगर उसमें अगर काम किया जाए तो काम अच्छा होगा। और विष घटी इसकी क्या होती है? पुनर्वसु नक्षत्र की, पुनर्वसु नक्षत्र की घटी होती, विष घटी होती है 30 घटी से लेकर के 34 घटी तक। यानी अगर 30 घटी का दिन है, यानी 12 घंटे का दिन है, वो 12 घंटे की रात है, तो जान लीजिए कि दिन बीतने के बाद 4 घटी और, यानी करीब 96 मिनट और 1.5 घंटा और जान लीजिए, सूर्य डूबने के बाद। इस घटी में अगर आप काम करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र अगर लगा हुआ है तो आपका काम बिगड़ जाएगा। यही इसका जानने का मतलब है, अमृत घटी और विष घटी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा अमृत घटी और विष घटी पुनर्वसु नक्षत्र की क्या होती है। अब अगला आया, चौथा पॉइंट आया गुण। इस पुनर्वसु नक्षत्र का क्या गुण होता है? गुण 3 होते हैं, सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। ये सत्वगुण का प्रतीक है पुनर्वसु नक्षत्र। ये गुण का निर्धारण होता कैसे, ये भी एक प्रश्न है। ऐसे मैं बता दिया कि सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो ऐसा थोड़े चलता है। जो इसके नक्षत्रपति हैं उन्हीं के आधार पर गुण निर्धारित होता है। क्योंकि इस नक्षत्र के, पुनर्वसु नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं बृहस्पति। उसको मैं पहले भाग में बताया हुआ हूँ, नक्षत्रपति। तो नक्षत्रपति अगर बृहस्पति हैं तो उनका स्वभाव जो हो गया सत्वगुणी हो गया, क्योंकि बृहस्पति गुरु जी माने जाते हैं। अब ये सत्वगुण होने से पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक और जाति क्या पैदा हुआ उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उसमें ईश्वरी गुण की अधिकता रहती है। वो ईश्वर का भक्त होता है, ईमानदार होता है, सत्य बोलने वाला होता है, दूसरे को क्षमा कर देता है, दयालु भी होता है, धैर्यशाली होता है, परोपकारी भी होता है, सत्कर्मी होता है,
संतोषी भी होता है, जो मिलता है उसी में वो संतोष कर लेता है। तो ये सब चीज़ें गुण, जो सत्व गुण है इसके पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये सत्व गुण जो इस पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होगा, जातक या जातिका, लड़का या लड़की, उसमें ये स्वभाव उसका गुण बन जाएगा। वो भी ईमानदार होगा, ईश्वर का भक्त होगा, दयालु होगा, धैर्यशाली होगा, परोपकारी होगा, सत्कर्मी होगा, संतोषी होगा, वो भी ये चीज़ें होंगी उसके अंतर्गत। अगला हम आया 5वां पॉइंट, स्वभाव। इस पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव क्या होता है? हमारे नक्षत्र के प्रकरण में नक्षत्रों के स्वभाव कई प्रकार के निर्धारित किए गए। कोई ध्रुव है, कोई चर है, कोई मिश्र है, कोई लघु है, कोई मृदु है, कोई उग्र है, कोई दारुण है। करीब 7 प्रकार के स्वभाव नक्षत्रों के निर्धारित किए गए। अब ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसका क्या स्वभाव हो? तो 7 प्रकार सारे 27 नक्षत्रों के हैं। पुनर्वसु का स्वभाव चर है। अब इस चर स्वभाव करने का, चर माने होता चलना। जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ पुनर्वसु नक्षत्र का, उसका स्वभाव चर रहेगा, चलता रहेगा। एक जगह वो बैठ नहीं पाए, कहेगा शांति। कोई देखते होगे बच्चे या बड़े जो भी हों, वो बैठते नहीं, तुरंत आए फिर 5 मिनट में भगे, तो जान लीजिए वो चर नक्षत्र में पैदा होंगे। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र में कई नक्षत्र एक उसके अंतर्गत हैं, स्वभाव के अंतर्गत हैं, लेकिन यह चूँकि मैं पुनर्वसु नक्षत्र बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चर नक्षत्र का है। इसमें ये चलता रहेगा, तो इसको यात्रा करना अच्छा लगेगा। गाड़ी भी चलती ही है। गाड़ियों का खरीदना, बेचना, घूमना, टहलना, इसको जो पुनर्वसु नक्षत्र में जातक या जातिका पैदा हो गया, बहुत घुमंतु होता है। आज यहाँ घूमा है तो आज चले चाहे तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, तो आज जम्मू कश्मीर, आज अमेरिका, तो आज नेपाल, ऐसा घूमते रहते हैं। उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो आप जान गए होंगे कि इसका स्वभाव चर है। 6वां पॉइंट है मुख। इस मुख के आधार पर पुनर्वसु नक्षत्र का कौन सा मुख होता है? सारे नक्षत्र 3 प्रकार के मुख में समाहित हैं, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और तिर्यक मुख। अधोमुख नीचे देखता है, ऊर्ध्वमुख ऊपर देखता है, तिर्यक मुख जान लो सामने देखता है। तो ये तिर्यक मुख वाला पुनर्वसु नक्षत्र होता है। अब इसका मुंह जान के हम क्या करेंगे? हम माने कोई भी व्यक्ति जो इसको पढ़ रहा है या देख रहा है क्या करेगा? इससे जो जातक या जातिका, लड़का या लड़की पुनर्वसु में नक्षत्र में पैदा होगा, वो भी सीधे देखने वाला, सीधा काम करेगा। सीधा काम में क्या रहता है? यात्रा, चलता चला जाएगा। ऊपर उठने वाला काम नहीं करेगा, नीचे वाला नहीं, सीधा काम करेगा। जैसे हल चलाना भी सीधा होता है, वाहनों का आना जाना भी सीधा होता है। तो सीधे काम जो रहेंगे वो पुनर्वसु नक्षत्र वाला करेगा, क्योंकि मुख ही इसका तिर्यक मुख है। अगला और लास्ट पॉइंट 7वां है लोचन। लोचन के आधार, लोचन माने होती है आँख। अगर हम लोचन के आधार पर वर्गीकरण करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का लोचन क्या है? लोचन कई प्रकार के होते हैं। अंधलोचन है, मंदलोचन है, मध्य लोचन है, सुलोचन है। 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। लोचन के आधार पर 4 प्रकार है नक्षत्रों के। ये पुनर्वसु नक्षत्र का लोचन है सुलोचन।
इसी लोचन के ही आधार पर पता लगाया जाता है कि खोई हुई वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर वो पुनर्वसु नक्षत्र में जब कोई किसी का सामान खोया, उस समय वो पुनर्वसु नक्षत्र लगा हुआ है उस जगह पे, तो अगर तो सुलोचन के अंतर्गत आ गया हो, सुलोचन के अंतर्गत वो उसका लोचन आ गया, क्योंकि पुनर्वसु सुलोचन है। तो जो इस नक्षत्र में सामान खोता है, न तो उसका वो पता लगता है और न तो वो मिलता ही है। तो पंडित लोग, जैसे कोई पूछा कि हमारा सामान गायब हो गया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पंडित जी देखेंगे कि जिस जगह से गायब हुआ है उस जगह पे कौन सा नक्षत्र था। तो जो नक्षत्र उस समय रहता है तो देखते हैं कि अंधलोचन में है कि मंदलोचन में है कि मंदलोचन में है कि सुलोचन में है। अगर सुलोचन में है, जैसा कि पुनर्वसु नक्षत्र सुलोचन है, अगर इसमें गायब हुआ है तो कह देते हैं कि आपका सामान का न पता ही लगेगा और न तो मिलेगा ही, आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए। तो शायद आपका मेरा ये वीडियो समाप्त हो गया है और आप लोगों को ये आज का 7 पॉइंट का मालूम भी हो गया होगा। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, अगर अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो जानने का इच्छुक हो कि हम वेद और शास्त्रों की बातों को जानें, उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।